सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए प्रथम वर्ष में। आज अपन सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन वैसे मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने पिछली बार जो पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मगध के विशाल साम्राज्य का स्वामी बना। यूनानी लेखों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से पुकारा, जिसका संस्कृत शब्द है अमित्रघात के साथ किया जाता है। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में उसे प्राय बिंदुसार के नाम से पुकारा गया है तथा उसकी मृत्यु के बाद यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को अपने अनेक भाइयों से उत्तराधिकार संघर्ष लड़ना पड़ा था। महान चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री बना रहा। इसकी पुष्टि अनेक साक्ष्यों से होती है। कुछ विद्वानों ने बिंदुसार को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय भी दिया था। बिंदुसार ने पड़ोस के विदेशी शासकों के साथ मैत्री संबंध भी बनाए रखा। उसके शासनकाल में भ्रष्ट राज्याधिकारियों के कारण तक्षशिला के लोगों ने अपना विद्रोह कर दिया था। इसे दबाने के लिए राजकुमार अशोक को भेजा गया था। उसके अंतिम दिनों में तक्षशिला में पुनः विद्रोह उठा था। तो अपन देखते हैं इस प्रकार बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी उसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना ऐसी नहीं हुई कि उसने अपना साम्राज्य को विस्तार से किया है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना था और आज अपन इस सम्राट अशोक के बारे में ही अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहासों में कोई सम्राट ऐसा नहीं हुआ जो अशोक के समान महान सर्वगुण संपन्न हुआ। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण गौरवशाली काल रहा है, क्योंकि उसके काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता और क्षमता को प्रदर्शित किया था। उसे विश्व की महान विभूतियों में से एक कहा जा सकता है। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, कला का विकास की दृष्टि से सम्राट अशोक एक महान शासक था। उसने शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसकी अमर कीर्ति का आधार उसकी वे सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में बहुत ही अतुलनीय स्थान रखती हैं। तो आज अपन इसी सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन और उसका परिवार कैसे क्या रहा है। वैसे बौद्ध ग्रंथों में मुख्यतः दिव्य अवदान जो ग्रंथ है उसके अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। उसके लिए दर्शनिया, प्रसादिका और जन कल्याणिका नामक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। यानी सुभद्रांगी के अन्य नाम जन कल्याणी भी था। इसी का पुत्र अशोक का सगा भाई विक्तोशक भी था। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियां और उनसे उत्पन्न 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुमन यानी सुसीम सबसे बड़ा था। उपलब्ध साक्ष्यों से अशोक की अनेक पत्नियों की भी जानकारी मिलती है। वैसे अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध करवाकर उत्तराधिकार का संघर्ष जो किया था उसमें विजय प्राप्त हुआ था। उसके बाद अशोक का जो विजय अभियान चलता है उसमें प्रांतीय शासक के बारे में विशेष रूप से बिंदुसार ने अपने शासनकाल में उसको उपराजा यानी प्रांतीय सूबेदार बनाया था। सम्राट बनने के पूर्व बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार यानी कि उपराजा के रूप में शासन संबंधी अनुभव भी प्राप्त किए थे। उसे अशोक को सर्वप्रथम अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति और व्यवस्था कायम की। इसकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर उसके पिता मौर्य सम्राट बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का सूबेदार बनाकर भेजा था, क्योंकि उस प्रांत में भी भ्रष्ट राज्य अधिकारियों की शासन
के विरुद्ध जनता ने विद्रोह कर दिया था। अशोक तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा था। उत्तराधिकार संघर्षों के अंदर बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उनके पुत्रों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अशोक ने अपने सबसे बड़े भाई सुसीम यानी सुमन को परास्त करके मार डाला और मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस संघर्ष में अशोक के कितने भाई मारे गए ये तो बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 98 या 99 भाई मारे गए, परंतु इन बौद्ध ग्रंथों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभव है कि इन कथाओं को ये दिखाने के लिए कि गढ़ दिया गया कोई बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पूर्व अशोक कितना क्रूर था और बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण कितना उदार बन गया, इसलिए इस घटनाओं को ज़्यादा अस्वीकार अपन नहीं कर सकते हैं। अशोक से संबंधी सभी साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों के में सम्राट अशोक के 3 नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है अशोक, दूसरा है दिव्या नाम प्रियदर्शी, तीसरा होता है राजा। केवल मास्की के जो लघु शिलालेख हैं उसमें अशोक के अन्य सभी लेखों से प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। अब अपन देखते हैं अशोक की विजय यात्राएं। सबसे पहले देखते हैं कश्मीर। राजतरंगिणी, जो कल्हण ने रचना लिखी थी राजतरंगिणी, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, तो कल्हण ने की थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने ही कश्मीर जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, परंतु जैसा कि हमें मालूम है कि कलिंग विजय के अतिरिक्त अशोक ने अन्य कोई विशेष विजय नहीं की थी। कश्मीर विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को भी जा सकता है, लेकिन राजतरंगिणी के से यह जानकारी मिलती है कि अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। अब अपन देखते हैं कलिंग विजय। मगध के पड़ोस में ही कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था। कलिंग पर नंदू का आधिपत्य था। इससे ये एक स्वाभाविक ही प्रतीक होता है कि नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने वाले चंद्रगुप्त ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा और उसी पर भी अपना शासन स्थापित किया होगा। कलिंग भी इतना शक्तिशाली न था कि वह चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की विजय विशाल सेना के विरोध में अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाता। यद्यपि युद्ध में कलिंग की पराजय हुई और अशोक बहुत ही बहादुरी के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ था। इस युद्ध की भयानकता के संबंध में अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसमें जानकारी मिलती है अपने को। इस शिलालेख में ये कहा गया कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। 1.5 लाख मनुष्य को अशोक ने कैद किए, 1 लाख मनुष्य मारे गए, इससे कहीं गुना आदमी अन्य कारणों से घायल हुए और बाद में मर गए। इस युद्ध की बहुत ही विवेचनतापूर्ण स्थिति को देखकर अशोक को काफ़ी आघात पहुंचा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि कलिंग विजय में उस समय जितने आदमी मारे गए, मरे या कैद हुए या घायल हुए, नाश हुए, उसको बहुत बड़ा दुख होता है। उसकी यही इच्छा है कि सब प्राणी निरापद, संयमी और शांत और प्रसन्न रहे। तब अशोक ने घोषित किया कि शेर सांख्य विजय यानी शस्त्रों विजयों से प्राप्त मुख्य और यथार्थ विजय नहीं है, मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। कलिंग का युद्ध विश्व के युगांतकारी युद्धों में से एक था। अब अशोक ने अपना संपूर्ण जीवन जन कल्याण, धर्म प्रचार में अर्पित कर दिया। अशोक सत्य, अहिंसा, सहयोग, सहिष्णुता का प्रचारक बन गया। कलिंग युद्ध के पूर्व अशोक अपने पिता के समान ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शिव भक्त था। उसे हिंसा और पशुवध से घृणा न थी। वह स्वयं मांसाहारी था। उसके भोजनशाला में प्रतिदिन कई पशुओं का वध किया जाता था। परंतु कलिंग युद्ध के बाद वह बदल गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध ग्रंथों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने के भिन्न भिन्न कथानक मिलते हैं, परंतु बौद्ध ग्रंथों और अशोक के अभिलेखों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथियों में भी भिन्नता है। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, वह बौद्ध हो गया था,
परंतु उसने सर्वसाधारण में जिस धर्म का प्रचार किया वो बौद्ध धर्म से भिन्न था। वह मानव धर्म था, विश्व धर्म था। उसने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी सर्वसाधारण में विश्व धर्म यानी धम्म एक नया धर्म बनाया था, धम्म विजय। इसके बारे में अपन अगले वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसने अपनी प्रजा पर अपना व्यक्तिगत धर्म लादना भी उचित नहीं समझा, न उसने ऐसा किया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके बौद्ध हो जाने से अथवा बौद्ध धर्म का आश्रय मिल जाने से वह बौद्ध धर्म अत्यधिक उन्नत बन गया था। उसके बाद अपन अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।